वेलकम स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज से हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री, जहां पर आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दैट मीन्स जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था आपका, क्योंकि हमने आपसे बोला ना कि अभी तक इससे पहले हम लोग साइंस पढ़ते आ रहे थे, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कंबाइंड थी। इस वजह से हमारे पास वहां पर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो सिग्निफिकेंस था वो नहीं पता था। बट हमने जिस तरह से फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर पढ़ा व्हाट इज फिजिक्स, जिसमें हमने देखा कि फिजिक्स क्या होती है या उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़नी है। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी यहाँ पर हमें पता चलेगा कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री को। यहाँ से हमारी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होगी। तो हमारी फिजिक्स की जर्नी पहले स्टार्ट हो चुकी है और केमिस्ट्री की जर्नी अब स्टार्ट करेंगे। और हमारे जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका पीसीएम तीनों मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अब आप आगे अपना कंटिन्यू करिए और जैसे भी आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमसे पूछिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो जैसे हमारी फिजिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है, वैसे केमिस्ट्री भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि वो दिखता कैसे है, यानी नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ा था कि नेचर में जो चीजें होती हैं वो उसको पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। वैसे ही नेचर में जो हमारे मैटर्स पाए जाते हैं उनका कंपोजिशन कैसा है, वो किस तरह से बने हैं, उसके अंदर की प्रॉपर्टी कैसी है। यानी फिजिक्स का मतलब होता है बाहर बाहर, यानी फिजिक्स का मतलब होता है बाहर से कोई चीज देखते हो तो बाहर की उसकी जो चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सारी फिजिक्स में आ जाती है। केमिस्ट्री में हमारी वो चीजें होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि आपका मैटर का कंपोजिशन, मैटर किस चीज से बना है, कैसे बना हुआ है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं वन वर्ड में, केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, पर केमिस्ट्री आपकी एक तरह से क्या हो जाती है, पूरी एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो हम कह सकते हैं साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल होती है। अब केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कैसे कैसे देखना है कि क्या क्या स्टार्ट होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या कहा कि केमिस्ट्री में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मैटर क्या होता है हमारा, एनीथिंग जो हमारे आसपास हमारे मास में पाया जाता है, यानी हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज है, जैसे आपने ये चीज पढ़ भी रखी है कि वो सारी चीजें जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है और जो एक स्थान घेरता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई मास हो, यानी एक छोटा सा आपका हेयर भी होगा या एक छोटा सा ये तो काफी बड़ा है, इसका अपना मास है और ये आपका स्पेस ले रहा है। तो कोई भी चीज जो जिसका अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर जो होता है ये दो टाइप का होता है, आपका दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर तीन पार्ट में क्लासिफाई होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे तीन तरह से होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड आपका रिजिड होता है, यानी कि उसमें आपका वॉल्यूम जो होता है वो आपका डेफिनेट होता है, उसका शेप भी डेफिनेट होता है। वही लिक्विड में आपका क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है पर आपका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। लिक्विड और गैस मिला के आपके फ्लूइड में आती है, ये दोनों मिला के फ्लूइड होती है, यानी कि जो चीज फ्लो कर सके उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वो चीजें जो कि आपकी क्या हो सके, फ्लो कर सके, तो उनको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। गैस क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कंप्रेसिबल होता है, उसको कंप्रेस की जा सकती है। इसीलिए हमारी जो गैसेस होती हैं, जो हमारी एलपीजी होती है वो क्या होती है, लिक्विफाइड होती है, या सीएनजी होती है, कंप्रेस पेट्रोलियम आपकी गैस होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को हम लोग कंप्रेस करके यानी दबा दबा के किसी टायर में भर लेते हैं, तो दबा के हम उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रिजिड होता है। लिक्विड यानी हम बाहर से देख सकते हैं कि कैसी प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम बाहर से देख सकते हैं। दूसरा आता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन टू पार्ट में होता है। किसी भी मैटर का अगर केमिकली क्लासिफाई किया जाए तो दो पार्ट में होता है, या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या तो वो मिक्सचर होगा। अब प्योर सब्सटेंस को लेकर हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम कभी पूछते हैं बच्चों से आपसे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो आपको लगता है देसी घी प्योर है, यानी कि हमें
ऐसे ही होता है ना कि कोई चीज प्योर है इसका मतलब वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई चीज नहीं मिली इसका मतलब वो प्योर है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब ये नहीं होता कि मिलावट नहीं है उसमें। प्योर सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि उसमें केवल एक ही टाइप का कंपोजिशन है, एक टाइप का कंपोजिशन है, यानी कि एक ही टाइप का, जैसे कि एलिमेंट है तो एक ही टाइप का एलिमेंट है उसमें, आपके पास जो कंपाउंड है वो भी एक ही टाइप के हैं, यानी कि एक ही टाइप का सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन होता है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। प्योर सब्सटेंस का मतलब सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर होना। तो प्योर सब्सटेंस को अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर छोटा सा है कि मिक्सचर क्या होता है आपका, टू टाइप का होता है, यानी दो चीजों का कंपोजिशन ले लेते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी जिसको आप क्या करो, अलग अलग आप उसको अलग अलग जो नहीं कर सकते। नहीं, होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें आप अलग अलग नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से मिक्सचर हो जाए, समांगी मिश्रण, एकदम समान हो जाए, मिक्स हो जाए। हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसको आप अलग अलग देख सकते हो, जैसे कि होमोजीनियस में हो गया आपका नींबू पानी में आपने क्या किया, नींबू लिया और आपने उसको पानी में मिक्स कर लिया। अब आप नींबू पानी को, नींबू के रस को और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस। वहीं पे आप हेट्रोजीनियस हो गया, आपने सैंड ले लिया, सैंड वाटर का मिक्सचर, तो सैंड और वाटर को आप अलग अलग देख सकते हो, तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब देखिए प्योर सब्सटेंस को भी अगर आगे कैरेक्टराइज किया जाए तो टू पार्ट में करते हैं, यानी जो सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन होता है उसमें भी दो कैटेगरीज होती है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट यानी वो एक सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन। एलिमेंट क्या हो गया आपके पास? एलिमेंट इतने सारे होते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम। एलिमेंट का तो पूरा चैप्टर हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, तो एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब मिला देते हैं हम लोग तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों हमारे प्योर सब्सटेंस में क्यों आ रहे हैं कि कंपाउंड में बनेगा तो एक सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड बनेगा, सिंगल कंपोजिशन होगा। सिंगल कंपोजिशन का मतलब ऐसा है कि H2O लिखा है तो H2O ही लिख सकते हैं हम लोग, H2O को किसी और फॉर्म में। देखिए प्योर सब्सटेंस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो प्योर सब्सटेंस में हमारा दो चीजों का रेशियो फिक्स होता है। जैसे कि हम लोग अगर H2O लिखेंगे तो 2H और 1O फिक्स है आपका। वाटर मॉलिक्यूल का आपको अगर एक बूंद का वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, फॉर्मूला लिखना है, तब भी H2O होगा। और पूरे समुद्र का अगर आपको, यानी पूरे सी का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तब भी आप H2O ही लिखोगे, ठीक है। यानी उसका कंपोजिशन जो है उसके फॉर्मूले का वो फिक्स है। पर अगर मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में हम 2 ग्राम चीनी ले सकते हैं और 2 लीटर ऑफ वाटर ले सकते हैं। 2 ग्राम चीनी, 2 ग्राम शुगर और 2 लीटर ऑफ वाटर ले सकते हैं, फिर तो आपका मिक्सचर अलग होगा। अगर हम अपनी शुगर के क्वांटिटी को बढ़ा दें, वाटर की क्वांटिटी को कम कर दें, तब भी वो मिक्सचर कहलाएगा। तो वहां पे कंपोजिशन चेंज हो सकता है। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में ये डिफरेंस होता है, यहाँ कंपोजिशन चेंज हो सकता है पर यहाँ कंपोजिशन फिक्स होता है। तो एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए। अब जो एलिमेंट होता है आपका वो 3 टाइप्स का होता है। एलिमेंट को भी हम लोग फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था अपना मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, कि कुछ होती है मेटल्स जो कि कंडक्टिंग होती है, फिर नॉन मेटल्स होती हैं, और जो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो होती है वो मेटलॉइड्स होती हैं। ये हमने वहां पे पढ़ा था। कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इन सबका ये जो ये हमने देखा, ये केमिस्ट्री का हमारा एक पूरा तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था कि सबसे पहले मैटर होता है, यानी केमिस्ट्री जो होती है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल और केमिकल में। फिजिकल को फिर 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। केमिकल को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को भी 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। कंपाउंड को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मिक्सचर को 2 पार्ट में कर सकते हैं, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। अब ये सब जो हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन भी आपको मैं करवा दूं, जैसे कि आपके पास एक डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। डेफिनेशन देख लीजिए आपके पास, ये आपके पास एक स्पेशल नोट है कि सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर। तो मैटर क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है? तो इसमें हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें से वॉल्यूम सॉलिड का क्या होता है? डेफिनिट होता है। शेप भी डेफिनिट होता है। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी हाई होता है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो ये एक दूसरे के पास होते हैं, डेफिनिट शेप होता है। और स्पेस आपका बहुत कम होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है पर स्पेस, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जो है बहुत कम होता है। लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनिट होता है, यानी कि अगर 1 लीटर है तो किसी भी बर्तन में रखोगे तो 1 लीटर ही होगा, पर शेप उसका इंडेफिनिट होता है जिस बर्तन में रखोगे उसका शेप ले लेगा। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इन दोनों के मुकाबले में, यानी इससे थोड़ा सा कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है। और आपका स्पेस भी देखा जाए तो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। ये चीजें तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, गैस में दोनों चीजें इंडेफिनिट होती हैं।
फिर आते हैं अपने प्योर सब्सटेंस पे। हमने कहा ना कि हमारा जो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाए तो इसमें आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब हैविंग सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन, और ये दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन इसको और छोटे पार्ट में हम नहीं तोड़ सकते, तो इसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में। जैसे मेटल हमारे पास होती है सोडियम, पोटेशियम और आपका Au हो गया यानी गोल्ड, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। मेटलॉइड्स में आपके आर्सेनिक, स्पेनियम और बेरिलियम हो गए। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आपके प्योर सब्सटेंस मेड अप 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला देते हैं हम तो कंपाउंड बन जाते हैं। यानी कंपाउंड को जब आप स्प्लिट करोगे तो उसमें एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और ये इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास एंड कुड बी स्प्लिट बाय केमिकल मेथड। लेकिन कंपाउंड का ऐसा नहीं है कि आप ऐसे तोड़ दो और टूट जाएगा, उसको केमिकल मेथड से तोड़ा जा सकता है। H2 है तो ऐसे थोड़ी कर सकते, आपके हाइड्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, उसको केमिकल मेथड से ही हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब ये कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो कि हमारे लिविंग सोर्स में, प्लांट में, एनिमल से पाए जाते हैं, जिनमें सब में कार्बन होते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक को कार्बनिक कंपाउंड भी बोल सकते हो। जिनमें भी कार्बन होता है वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक रूप में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग सोर्स यानी मिनरल्स वगैरह से पाए जाते हैं, जिनमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन जो है, उसके अलावा और भी जितने सब्सटेंस हो, तो आपके इनऑर्गेनिक। यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी आप इतना ही समझ लो कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो लिविंग सोर्सेज में पाए जाते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में। इनऑर्गेनिक का मतलब जो नॉन लिविंग सोर्स यानी मिनरल्स वगैरह से हमें मिलते हैं। मिक्सचर हमने देखा था, मिक्सचर जो था यानी हमने प्योर सब्सटेंस हो गया ये। उसके बाद आते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर हमारा जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन था पर इसका कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। और कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कि अगर हमने दो चीजों को मिला दिया तो दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। जैसे कि अगर हमने उसमें शुगर को वाटर में डाला तो उसकी वजह से वो पूरा वाटर मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि शुगर अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ देता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी भी लेके चलेगा। तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज यानी अपनी अपनी पहचान नहीं खोते हैं, तो वो आपका मिक्सचर होता है। पर आपको पता है कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स को मिला दिया, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीजन जलाने के काम आती है, हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टी होती है, हल्की होती है, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो वो वाटर बन गया, पूरी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी शो करता है, अपनी पूरी पहचान खो देता है। होमोजीनियस यही हमेशा जो 2 टाइप के होते हैं, अगर हम इसको सेम कंपोजिशन हो और थ्रू आउट द सैंपल और कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, हम इसको अलग अलग नहीं देख सकते तो वो होमोजीनियस होता है। और अलग अलग देख सकते हैं अपनी नेक्ड आई से सैंड एंड सॉल्ट का सोल्यूशन, तो वो हेट्रोजीनियस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारी केमिस्ट्री के। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और आगे हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जो अभी हम लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टीज, मैटर की 2 प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। Physical properties are those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. Physical properties आपको पता है वो properties होती हैं जो अपनी चेंज नहीं करती हैं, यानी उसमें जो बनेगा तभी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। जैसे कि कलर जो है, यानी कि एक तरह से आप कहते हो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कलर हो गया आपका, कलर चेंज हो जाएगा किसी भी चीज का, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही रहेगी। उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, यानी वो चीजें जो आपको दिखाई दे, आप ऐसे भी बोल सकते हो कलर आपको दिखाई देता है, ऑर्डर यानी उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, वो आपको दिखाई देगी। मेल्टिंग पॉइंट, कोई चीज मेल्ट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। डेंसिटी आपको दिखाई दे रही है, गाढ़ा हो रहा है कि पतला हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। पर केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर, जिसमें केमिकल चेंज होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो अंदर ही अंदर हो जाता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो जाता है एयर में, ये हमने 10th क्लास में किया था। या और भी जितने चेंजेस होते हैं जो, जैसे कि मिल्क का कर्ड बनना केमिकल चेंज होता है, और इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हमें बाहर से तो पता ही नहीं चलता कब में इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, हमें दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये चीज देखी है अपनी यहाँ पर। अब हमें जिसमें आगे टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं सिर्फ आपको सिर्फ हेडिंग्स बता देती हूँ, बाकी आप इसको जाके कंबाइन जो है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जाके फिजिक्स का जो आपका मैंने वीडियो डाला है आप वहां से देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी जो वहां पे हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और यहाँ के कुछ टॉपिक दोनों सेम है, क्योंकि ये भी दोनों ही जगह हमें उस चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए दोनों जगह उनको सेम रखा गया। जैसे कि पहला आपका हो गया टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर सेम वही चीजें हैं यहाँ पर
तो मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपको हेडिंग बता देती हूँ कि आपको ये पढ़ना है, बाकी आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हो। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वो एस्टैब्लिश बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ये आपको मैं बताया था। एसआई सिस्टम हो गया जिसमें 7 बेस यूनिट होती है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लिमिटेड इंटेंसिटी, ये मैंने वहां पे पढ़ा रखा है आपको। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने फिजिक्स का वीडियो देखा होगा, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहीं पर आपको इसको रिपीट पढ़ना है। फिर प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप यहाँ से देख लीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं मास और वेट। देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी चीज में हमें लगता है कि मास और वेट दोनों सेम होगा, पर मास और वेट डिफरेंट होता है। मास हमारी एक तरह से क्या होती है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितने किलो है, कितने, हम बोलते हैं ना इतना किलो है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो बताता है। पर वेट जो होता है वो फोर्स होता है एक तरह का, क्योंकि वेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डेट मीन्स कि जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है, F = mg होता है। यानी मास में जब ग्रेविटी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वेट बनता है। तो वेट एक फोर्स होता है जो ग्रेविटी और किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। यानी मास क्या हो गया, सिंपली m, और उसमें हम अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए हम वेट को जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, mg, W = mg। मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली। मास हम आराम से किसी भी बैलेंस के थ्रू बता सकते हैं, पर हमें पता है कि जी की वैल्यू जो होती है वेट को हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि वेट वेरी करता है। वेट हमारा, हमें पता है कि अर्थ पर वेट कुछ और होगा तो मून पर वेट कुछ और होगा। यानी हमने ये चीज पढ़ रखी थी अपनी 9th क्लास में पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि ग्रेविटी जो होती है वो चेंज होती है हमारी अर्थ के ऊपर और नीचे जाने पर, जिसकी वजह से हमारा वेट भी चेंज हो जाता है। तो हमारा मास जो है, हमारा जो वेट है वो अर्थ पर कुछ और है, लेकिन मून पर उसका 1/6 हो जाता है। तो वैसे हमने कहा कि वेट जो है वो वेरी करता है, पर मास जो है वो वेरी नहीं करता। फिर आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम की कुछ लिमिट्स बता दी कि 1 लीटर = 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब = 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट हो गई, मास का हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। टेम्परेचर हमें पता है, टेम्परेचर को केल्विन डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना हो तो 273 से प्लस कर देते हैं तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है, माइनस कर देंगे डिग्री सेल्सियस में चेंज जाएगा। ये कन्वर्जन भी हम लोग पढ़ चुके हैं फ़ारेनहाइट सेल्सियस में रिलेशन। अब एक यहाँ पर टॉपिक आता है STP, हमें पढ़ना पड़ेगा, NTP पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई अगर हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही होगी तो उसको हम बोलते हैं STP। अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा कि STP पे हो रही है, यानी कि उसका टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस और उसका प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको अगर नहीं भी देता है तो अगर STP देता है तो उसका मतलब यही होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर अगर बात की जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यानी रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस होता है अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें। नॉर्मल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। तो ये इसका आपका ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका आपको बहुत यूज करना पड़ेगा आगे पूरी केमिस्ट्री में। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। फिर आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ना है, सिग्निफिकेंट पढ़ना है, ये सब चीजें, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब चीजें मैंने आपको अपने फिजिक्स वाले वीडियो में करवा रखी है। आप वहां से जाके इसको देख सकते हो। यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है उसमें आपको ये सब मैंने करवा दिया है, आप वहां से देख लेना इसको। प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी हो गई, ये सब मैंने वहां पर आपको करवाया है, वहां पर जाके इसको देख लीजिएगा। ये पूरा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको करवा रखा है वहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट में। आपको मैं टॉपिक बता दे रही हूँ, आप वहां से पढ़ लेना क्योंकि कंबाइन ही है, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राउंडिंग ऑफ नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका। ये टॉपिक्स आपको वहां पर पढ़ने हैं, ठीक। चलिए, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जिसको हम लोग अब अपने नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पढ़ेंगे। आज हमने जो आपकी बात की सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात की, तो आज से हमारी केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, लेकिन आपको इसकी इतनी नोट्स तो पहले बना लेनी है। इतना नोट्स आप अपने पहले बनाइए फटाफट,
और ये सारी चीजें आप उसमें लिख लीजिए जिससे कि आपका एक केमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट हो जाए। अब हम जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो में आपको लेके आएंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, वहां से हमारे जो है वो नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी और वहां से हमारे क्वेश्चन जो है वो पुटअप होते हैं। इससे पहले कि जो है उससे बहुत कम ही क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे एग्जाम में, क्योंकि वो सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आपका वो चीज ये जो आज हमने पढ़ा उसको पढ़ना जरूरी था, तो क्योंकि यहीं से हमारा एक बेस क्लियर होगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ तक आप फटाफट नोट्स बना लीजिए अपनी, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी इसी का, नहीं तो आप इसी को जो मैं पढ़ा रही हूँ साथ ही साथ आप वीडियो पढ़ते हुए अपने नोट्स बना लीजिए, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो मैंने यहाँ पर चीजें छोड़ दी है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप मत छोड़िएगा कि हमने फिजिक्स में तो है ही एक बार पढ़ लिया है, आपने केमिस्ट्री में भी उसको दोबारा से एक बार लिख लेना है, जिससे कि आपका वो चीज रिपीट भी हो जाए, लर्न भी हो जाएगा। और आपको यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब केमिस्ट्री में आएगा तो आपने एक बार पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह लिख लिया, आप यहाँ पर भी उसको दोबारा बना लेना। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड लक।